हेलो क्लास। भारतीय शिक्षा के इतिहास में 1833 1833 से लेकर 1853 तक का जो ड्यूरेशन था उसको इंग्लिश एजुकेशन का ड्यूरेशन कहा जाता है, क्योंकि इसके बाद में भारत में जो है सब देशों की मिशनरीज़ के लिए डोर्स ओपन कर दिए गए। कोई भी देश की मिशनरी भारत में आ सकती थी और अंग्रेजी स्कूल और अंग्रेजी कॉलेजों की इस्टेब्लिशमेंट कर सकती थी। तो आज हम इसके आगे की स्टडी करेंगे। 1854 में जब फिर से 20 साल के बाद में कंपनी के रेन्यूअल का टाइम आया, तब एक आज्ञा पत्र, एक आदेश पत्र नया लाया गया, दैट इज़ कॉल्ड वुड डिस्पैच 1854। इसके कुछ पॉइंट्स हैं वो हम लोग डिस्कस करेंगे पहले। तो नंबर 1, चार्टर ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी हैड टू बी रिन्यूड आफ्टर एवरी 20 ईयर्स। ये हम लोग जानते हैं पहले से ही कि जो हर प्रत्येक एवरी 20 ईयर में जो है कंपनी का जो एक्ट था वो रिन्यूअल होता था। जो ऑर्डर था वो हर 20 ईयर में उसको रिन्यूअल कंपनी को ब्रिटिश पार्लियामेंट से कराना पड़ता था। देन नेक्स्ट वन, सेकेंड, व्हेन द टाइम फॉर रिन्यूअल केम in 1853, education in India had come to suffer numerous problems. जब 20 साल बाद 1833 से 1853 के बाद जब 1854 में फिर से रिन्यूअल का टाइम आया, उस समय तक इंडिया में एजुकेशन सिस्टम जो था बहुत ही सफरिंग टाइम से गुजर रहा था। एक तरह से बड़ा कष्टमय समय था। एक मिशनरियों का बोलबाला जो था वो देश में स्थापित हो चुका था और अंग्रेजी जो माध्यम की शिक्षा थी, इंग्लिश मीडियम एजुकेशन ने अपना एक आधिपत्य सा यहाँ पर इस्टेब्लिश कर लिया था। मोनोपोली सी हो गई थी यहाँ पर एजुकेशन की, इंडियन एजुकेशन। और इसी में डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी आ चुकी थी और मास एजुकेशन बिल्कुल पीछे चली गई थी और इंग्लिश एजुकेशन और इंग्लिश कल्चर का बोलबाला जो था वो सब जगह हो चुका था और जो यहाँ के लोकल लैंग्वेजेस थी और जो यहाँ की भाषाएं थीं इस देश की अपनी, वो कहीं पीछे छूट गई थी। ऐसे समय में जब ये वुड डिस्पैच एक नया आज्ञा पत्र आया था, तो इसमें एजुकेशन के नए सिस्टम लाए गए थे, एजुकेशन के नए नए रिकमेंडेशन आया। इसके लिए वुड डिस्पैच के लिए थर्ड जो हमारा मेन पॉइंट है, अ सेलेक्ट कमिटी ऑफ ब्रिटिश पार्लियामेंट वाज सेट अप इन ऑर्डर टू सजेस्ट मेजर फॉर एजुकेशनल रिफॉर्म्स। तो इसके तहत एक कमिटी का गठन किया गया, बोर्ड ऑफ कंट्रोल, जो पार्लियामेंट ने एक जांच समिति नियुक्त की और उससे ये कहा कि आप एजुकेशन के बारे में अपने सजेशंस प्रोवाइड कराएं। तो उस दैट टाइम चार्ल्स वुड वाज प्रेसिडेंट ऑफ बोर्ड ऑफ कंट्रोल। So the declaration issued on July 19, 1854 was known as वुड डिस्पैच। तो जो पार्लियामेंट ने एक कमेटी का गठन किया था, उस बोर्ड ऑफ कंट्रोल का जो सभापति था, जो प्रेसिडेंट था, वो वुड डिस्पैच था। तो इसी के नाम पर इस आदेश पत्र को वुड डिस्पैच कहा जाता है। Next, number 4 is Sir Charles Wood was president of the Board of Control. So the declaration issued on July 19, 1854 was known as Wood Dispatch. Number 5 is
The famous thinker John Stuart Mill, clerk of the company, wrote this Wood Dispatch 1854। तो जो ये वुड डिस्पैच जो रिकमेंडेशंस थी उनका जो लेखन किया था वो एक कंपनी के एक क्लर्क ने, बहुत ही प्रसिद्ध थिंकर थे जॉन स्टुअर्ट मिल, उन्होंने इसको लिखा था। नेक्स्ट नंबर 6 इज दिस important educational document holds a unique place in history of Indian education। तो ये जो recommendations थी, जो डॉक्यूमेंट था वुड डिस्पैच, इसका इंडियन एजुकेशन सिस्टम में बहुत ही एक यूनिक सा प्लेस है। एक बहुत पहली बार एक ऐसी डेफिनेट पॉलिसी ओवरऑल कंपनी ने मॉरली बनाई थी जिसमें इंडियन एजुकेशन सिस्टम के एक एक पॉइंट को डिफाइन किया गया था। तो इसीलिए HR जेम्स सेड वुड डिस्पैच इज़ मैग्ना कार्टा ऑफ एजुकेशन इन इंडिया। तो आप ये ध्यान रखेंगे कि वुड डिस्पैच को मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया कहा जाता है, क्योंकि कई बार प्रश्न में ये पूछा जाता है कि मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है, इसकी संस्तुतियाँ क्या थी। इट वॉज सेड बाई HR जेम्स, वुड डिस्पैच इज़ मैग्ना कार्टा ऑफ एजुकेशन इन इंडिया, क्योंकि इसने एक एक पॉइंट पर अपनी सजेशंस दिए थे एजुकेशनल सिस्टम में इंडिया के लिए। नेक्स्ट नंबर 7 इज इट गेव न्यू डायरेक्शन टू एजुकेशन इन इंडिया एंड दिस डायरेक्शन हैज़ इट्स क्लियर इम्पैक्ट ऑन टूडेज एजुकेशन। तो जो वुड डिस्पैच था उस समय के रिकमेंडेशंस की झलक आज भी हमारे सिस्टम में है, और कहीं ना कहीं हम अगर ये कहें कि आज भी हम उसी सिस्टम को फॉलो कर रहे हैं तो ये कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, ये कोई हाइपरबोल नहीं है। हम लोग आज भी उसी सिस्टम को कहीं ना कहीं उसकी जो पॉइंट्स थे वो इतनी बारीकी से लिए गए थे कि आज भी हमारे एजुकेशन सिस्टम उसको फॉलो कर रहा है। नेक्स्ट, एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स। वुड डिस्पैच के एम्स और ऑब्जेक्टिव्स क्या थे, इसको हम लोग समझ लेते हैं। किस वजह से इसने क्या ध्यान में रखकर कार्य किया। नंबर 1 इज़ टू इम्पार्ट वेस्टर्न नॉलेज इंफॉर्मेशन अबाउट द वेस्टर्न कल्चर टू द इंडियंस। इन्होंने ये कोशिश की कि वेस्टर्न कल्चर मुख्यतः लोगों को सिखाया जाए, और इसके साथ साथ वेस्टर्न नॉलेज जो यूरोपीय ज्ञान है उस पर इन्होंने बल देकर कहा था कि हम यूरोपीय ज्ञान की ही प्रसार की एक रिकमेंडेशन करते हैं, जो कि देशी भाषाओं के साथ इन्होंने करना था। नंबर 2 इज़ टू एजुकेट द नेटिव्स ऑफ इंडिया टू क्रिएट अ क्लास ऑफ पब्लिक सर्वेंट। इन्होंने कोशिश इसलिए एक एम रखा कि यहाँ के लोगों को इसलिए एजुकेट किया जाए जिससे कि यहाँ भी कंपनी के लिए पब्लिक सर्वेंट एज ए एम्प्लॉयर पैदा किए जा सकें, बनाए जा सकें। नंबर 3 इज़ टू प्रमोट इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट। इन्होंने कोशिश की कि यहाँ पर विद्वानों का विकास किया जाए। नेक्स्ट 1 इज़ टू डेवलप प्रैक्टिकल एंड वोकेशनल स्किल्स ऑफ द इंडियन पीपल। इन्होंने कोशिश इसके थ्रू ये एक एम रखा गया कि इसको ध्यान में रखकर सजेशंस दिए जाएं कि जिससे कि यहाँ के लोगों की एक प्रैक्टिकल और वोकेशनल जो स्किल्स हैं वो अच्छे से डेवलप हो सकें। व्यावसायिक शिक्षा और प्रयोगात्मक जो शिक्षा है उसको ध्यान में रखकर व्यवहारिक शिक्षा और व्यावसायिक शिक्षा को ध्यान में रखकर सजेशंस दिए जा सकें। नेक्स्ट पॉइंट इज suggestions and recommendations of the Wood Dispatch. Then number 1 is responsibility of education. Company accepted its moral duty to educate native Indians. इसमें ये एक्सेप्ट किया, कंपनी ने अपनी मॉरल ड्यूटी समझी कि
ये उनकी ड्यूटी है कि वो जो इंडियंस हैं, यहाँ के रहने वाले लोग हैं, उनका उत्तरदायित्व तो कंपनी अपने ऊपर ले, और इसको अपना एक प्योर ड्यूटी बताते हुए इसमें कहा गया कि अनेक महत्वपूर्ण विषयों में से कोई भी विषय हमारे ध्यान को इतना अट्रैक्ट नहीं करता है जितना कि एजुकेशन। यह हमारे सबसे अधिक पुनीत कर्तव्यों में से एक है। तो इन्होंने ये माना कि जितना एजुकेशन हमें अट्रैक्ट करती है उतना और कोई सब्जेक्ट हमें अट्रैक्ट नहीं करता, और ये हमारी एक ड्यूटी है, एक पायस वर्क है कि हम यहाँ की एजुकेशन को अपने ऊपर लें। नेक्स्ट आता है आपका करिकुलम। नंबर 2 इस करिकुलम। करिकुलम में इन्होंने अरबी, पार्शियन एंड संस्कृत वर डिक्लेयर्ड एज इम्पोर्टेंट फॉर करिकुलम। इसमें हम ये कह सकते हैं कि जो डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी थी, और जो मैकाले का मिनट था, उसमें जो अरबी और संस्कृत वर्नाकुलर लैंग्वेज को बिल्कुल नकार दिया गया था, उसको इन्होंने स्थान दिया करिकुलम में। तो अरबी, फारसी, संस्कृत को इन्होंने इम्पोर्टेंट बताया और उसको स्थान दिया। और ये करिकुलम में यूरोपियन जो कला कौशल था, जो साइंस था, जो फिलॉसफी और लिटरेचर था, उसको इन्होंने एक स्पेशल पार्ट बनाया उस समय के करिकुलम में। और इसके लिए इस डिस्पैच में कहा गया कि इन्होंने इन विषयों को एक तरह से माना कि ये विषय जो हैं यूरोपीय ज्ञान के बिना अधूरे हैं। तो इन्होंने कहा कि हम बलपूर्वक ये घोषित करते हैं कि हम जिस शिक्षा का प्रसार भारत में देखना चाहते हैं वह यूरोपीय ज्ञान है। तो ये मानते थे कि इन्हें कहीं साइंस, नॉलेज, फिलॉसफी और जो स्किल्ड सब्जेक्ट हैं उनके लिए यूरोपीय ज्ञान का ये प्रसार यहाँ पर करना चाहते थे। नेक्स्ट इज मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन। तो मीडियम ऑफ एजुकेशन भी हम इसे कह सकते हैं। तो अंग्रेजी जो रखने वाले लोग हैं, जो अंग्रेजी जानते थे, उनके लिए इन्होंने सुझाव दिया कि उन्हें अंग्रेजी माध्यम से शिक्षा दी जाए, इंग्लिश मीडियम एजुकेशन प्रोवाइड कराई जाए। और जो लोग नहीं उसको समझते हैं, नहीं जानते हैं, उनके लिए जो लोकल लैंग्वेजेज हैं उनकी एजुकेशन उनके द्वारा उन्हें दी जाए। लोकल लैंग्वेजेज वर्नाकुलर्स के थ्रू एजुकेशन प्रोवाइड कराई जाए। तो इस तरह से इन्होंने दोनों को मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन बनाया। फर्स्ट वाज इंग्लिश मीडियम एंड देन सेकेंड वाज वर्नाकुलर लैंग्वेज। नेक्स्ट इज इस्टेब्लिशमेंट ऑफ एजुकेशन डिपार्टमेंट। ये बहुत बड़ा काम था इन बोर्ड डिस्पैच के जो सजेशंस में आया। इन लोगों ने बोर्ड डिपार्टमेंट का इस्टेब्लिशमेंट जो था वो एक बहुत अच्छे तरह से इसमें सुझाव दिए गए थे। इन लोगों ने अपने जो प्रोविंशियल बोर्ड एंड काउंसिल्स ऑफ एजुकेशन थे उनको हटा करके उसके बाद इन्होंने भारत में 5 प्रोविंशियल्स में बोर्ड ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शंस की इस्टेब्लिशमेंट की रिकमेंडेशन दी थी। तो जो ये इन 5 इंडियन प्रोविंसेस थी उनका नाम था पंजाब, बंगाल, मद्रास, बम्बई और उत्तर पश्चिमी प्रदेश। तो इनमें इन्होंने बोर्ड ऑफ इस्टेब्लिशमेंट ऑफ एजुकेशन डिपार्टमेंट की रिकमेंडेशन दी थी, जिसका नाम था डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन। और इन्होंने इसमें जो इसका डायरेक्शन था वो पूरी तरह से डायरेक्टर ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शंस पर रखा था। और इसमें इन्होंने कहा था कि डायरेक्टर ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शंस की हेल्प के लिए असिस्टेंट डायरेक्टर और इंस्पेक्टर्स, स्कूल इंस्पेक्टर्स और असिस्टेंट स्कूल इंस्पेक्टर्स की नियुक्ति की जाए, उनके लिए पोस्टें आएँ। तो नेक्स्ट वन वाज नंबर 5 इज़ establishment of universities and graded institutions।
तो इन्होंने पहली बार जो था इंडिया में यूनिवर्सिटीज़ के इस्टेब्लिशमेंट की एक रिकमेंडेशन दी थी। इट रिकमेंडेड द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ यूनिवर्सिटी इन 3 प्रेसिडेंसी टाउन्स ऑफ कलकत्ता, बॉम्बे एंड मद्रास। these were to be modeled after लंदन यूनिवर्सिटी। तो इन्होंने कलकत्ता, बम्बई और मद्रास में यूनिवर्सिटीज़ खोलने का सुझाव दिया और इन यूनिवर्सिटीज़ की स्थापना जो की जानी थी वो लंदन यूनिवर्सिटीज़ के आदर्श को ध्यान में रखकर की जानी थी। लंदन यूनिवर्सिटीज़ के मॉडल एज अ मॉडल उसको रखा गया था इनके इस्टेब्लिशमेंट के लिए। तो इसके बाद था कि ग्रेडेड इंस्टीट्यूशंस, इन्होंने एक नेटवर्क दिया था, उसका रिकमेंडेशन दिया था कि कैसे स्कूल का नेटवर्क यहाँ इस्टेब्लिश किया जाए। तो उसमें सबसे पहला जो था वो था वर्नेकुलर, इसको एग्लो वर्नेकुलर स्कूल्स थे ये, तो जिसमें अंग्रेजी स्कूल भी थे और देशी स्कूल भी थे। नेक्स्ट इन्होंने लेबल लिया मिडिल स्कूल का। मिडिल स्कूल में जो 6 to 8 एजुकेशन आती है, देन आपका हाई स्कूल और उसके बाद इन्होंने कॉलेज और उसके बाद यूनिवर्सिटी वाला एजुकेशन। नेक्स्ट आता है आपका नंबर 6, एक्सपेंशन ऑफ मास एजुकेशन, जन शिक्षा का विस्तार। तो इसके तहत इन्होंने एक रिकमेंडेशन दिया कि पहले तो इन्होंने ये कहा कि डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी है, जिसके तहत जो यहाँ की मास एजुकेशन है वो बिल्कुल पिछड़ गई है और उसमें उसको बिल्कुल डिनाइड मोड में लाके खड़ा कर दिया है। तो इन्होंने एक रिकमेंडेशन दी कि ज़्यादा से ज़्यादा जो पैसे हैं, जो धन है, वो स्कूलों की स्थापना करके और देशी जो विद्यालय हैं उनकी व्यवस्था में सुधार करके और जो गरीब बच्चे हैं और जो ब्रिलियंट स्टूडेंट हैं उनको स्कॉलरशिप दे करके निम्नतम जो लोअर लेवल से लेकर उनको हायर लेवल तक की शिक्षा उनको प्रोवाइड कराई जाए। तो इन्होंने एक तरह से ये मास एजुकेशन के लिए कहा कि आप स्कूल बनाइए, देशी स्कूलों में सुधार कीजिए, अंग्रेजी मीडियम स्कूल बनाइए, लोगों को स्कॉलरशिप दीजिए और उससे जिससे कि वो अपनी शिक्षा सही से ग्रहण कर सकें, जो कि डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी के इन्फ्लुएंस से बिल्कुल डिनाइड मोड में चली गई थी। नेक्स्ट इज़ नंबर 7। नंबर्स कुछ इसमें मिस्टेकन है आई थिंक। नंबर 7 इज़ ग्रांट इन एड सिस्टम। ग्रांटेड एड सिस्टम में इन्होंने एक सहायता अनुदान प्रणाली का सजेशन दिया था, जिसके लिए इन्होंने कहा कि जन शिक्षा का जो कार्य है उसको अगर हमें सक्सेस बनाना है तो हमें जो स्कूल्स हैं, जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, उनको एक इकोनॉमिक एड देना पड़ेगा। तो इसके लिए ही इन्होंने इसमें जो बिल्डिंग, भवन निर्माण और स्कॉलरशिप्स, लाइब्रेरीज़ और ये साइंस लाइब्रेरीज, लेबोरेटरीज़ और अध्यापकों की जो सैलरी है उसको देने पर अलग अलग विचार अपने दिए कि इसको ग्रांट इन एड के थ्रू पूरा किया जाए, जिसके तहत इकोनॉमिक एक सहायता उनको दी जाए। नेक्स्ट है ट्रेनिंग ऑफ टीचर्स। पहली बार भारत में वुड डिस्पैच की रिकमेंडेशन दी गई जब ट्रेनिंग ट्रेनिंग ऑफ टीचर्स का एक आदेश, एक रिकमेंडेशन आई थी भारत में। तो आदेश पत्र में इसको एम्फिसाइज़ किया गया कि टीचर्स की ट्रेनिंग के लिए ट्रेनिंग स्कूल्स खोले जाएं और ट्रेनिंग स्कूल्स में ट्रेनिंग के समय पर जो अध्यापक हैं उनको स्कॉलरशिप्स दी जाएं और उसके बाद स्कूल्स में टीचर्स को एक अच्छा पे ग्रेड उनको दिया जाए और ये कोशिश की जाए कि जो टीचिंग जो है वो एक अट्रैक्टिव पोस्ट
और एट्रैक्टिव जॉब के जैसा बन पाए, एक एट्रैक्टिव कैरियर के रूप में आए। नेक्स्ट इज़ वोकेशनल एजुकेशन एंड वुमेन्स एजुकेशन। इसमें इन्होंने अपनी रिकमेंडेशन दी थी कि जो व्यावसायिक शिक्षा है उसमें ऐसे स्कूल और कॉलेज बनाए जाएं जहां पर इन बच्चों को वोकेशनल स्किल्स और वोकेशनल एजुकेशन प्रोवाइड कराई जाए। और वुमेन्स एजुकेशन के तहत इन्होंने कहा कि वुमेन्स एजुकेशन के लिए ऐड दी जाए और उनको प्रोत्साहित किया जाए, उनको लोगों को आगे लाया जाए जो लोग वुमेन्स एजुकेशन को एक तरह से प्रमोट करते हैं और उसके लिए आगे आना चाहते हैं, तो उनको प्रमोट करने के लिए उन लोगों की हेल्प की जाए, उन्हें पैसे दिए जाएं। नेक्स्ट है एजुकेशन ऑफ मुस्लिम्स एंड एनकरेजमेंट ऑफ ओरिएंटल लिटरेचर। तो मुसलमानों की शिक्षा और प्राच्य साहित्य व देशी भाषाओं के प्रोत्साहन, इसके तहत इन्होंने ये स्वीकार कर लिया, एक्सेप्ट किया इन लोगों ने कि जो मुस्लिम एजुकेशन है इंडिया में वो बहुत ज़्यादा पिछड़ी हुई है, बहुत बैकवर्ड है। तो उस समय में भी मुस्लिम्स एजुकेशन बहुत पिछड़ गई थी यहाँ पर, तो इससे हम ये समझ सकते हैं। इन्होंने ये इसमें कहा कि जो मुस्लिम एजुकेशन है उसके लिए स्पेशल कुछ व्यवस्था की जाए और उसको ध्यान में रखा जाए, उसको आगे लेकर के आया जाए। तो नेक्स्ट इन्होंने जो प्राच्य साहित्य और देशी भाषाओं को प्रोत्साहन दिया, तो इसके तहत इन्होंने कहा कि इसमें देशी भाषाओं का प्रचार प्रसार और देशी भाषाओं में जो बुक्स हैं उनको पब्लिश कराया जाए और लेखकों को अच्छा उसमें पारिश्रमिक दिया जाए लेखन के लिए। और जो पाश्चात्य विज्ञान है, जो वेस्टर्न साइंस है, वेस्टर्न लिटरेचर है, उसका जो ट्रांसलेट है वो इंडियन लैंग्वेजेज में कराया जाए, जिससे कि इससे दो चीज़ें होंगी। एक तो वेस्टर्न जो कल्चर और वेस्टर्न लिटरेचर है उसका प्रचार भी हो जाएगा और लोगों को एक तरह से रोज़गार भी मिलेगा और उन्हें अच्छा पे किया जाए इसके अनुवाद करने के लिए। नेक्स्ट इज़ एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। इसमें इन्होंने इस बात पर एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट, इसमें इन्होंने इस बात पर बल दिया कि अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त जो लोग हैं, इंग्लिश मीडियम से जो पढ़े लिखे लोग हैं, उनको सरकारी नौकरी दी जाए। और इन्होंने कहा कि what we desire is that when other qualifications of candidates for appointments under government are equal, a person who has received a good education should be preferred to one who has not। तो इसके तहत इन्होंने कहा कि जो बात हम चाहते हैं वह यह है कि यदि सरकारी नौकरियों के लिए उम्मीदवारों की अन्य योग्यताएं समान हों तो उस व्यक्ति की तुलना में जिसने अंग्रेजी की अच्छी शिक्षा प्राप्त नहीं की है उसे वरीयता दी जाए जिसने अच्छी शिक्षा प्राप्त की है। तो एक तरह से इन्होंने रिकमेंड किया कि जो भी लोग अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त लोग हैं उनको अपर रखा जाए जब लोगों का कंपनी में काम करने के लिए चुनाव किया जाए, कहीं भी जब नौकरी दी जाए तो इंग्लिश मीडियम को ध्यान में रखा जाए। अंग्रेजी के नॉन लोगों को अच्छी शिक्षा माना गया। तो इस तरह से कंक्लूज़न में हम ये कह सकते हैं कि जो वुड का घोषणा पत्र था उसने भारत में एक नया डायमेंशन ले आया था वो एजुकेशन सिस्टम में। तो ये था वुड शिक्षा जो वुड डिस्पैच आया था उसके कुछ पॉइंट्स और इसको हम कैसे समझ सकते हैं
इसके बारे में कुछ बातें। थैंक यू। नेक्स्ट हम लोग इसके मेरिट और डीमेरिट की स्टडी करेंगे। तो देन माई सेल्फ साधना सक्सेना, B.Ed डिपार्टमेंट, वासुदेव मेमोरियल गर्ल्स डिग्री कॉलेज।